चलिए आइए 1857 की क्रांति, जो कल इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण क्या था? तो बताए थे कि 1857 क्रांति का प्रमुख कारण जो था क्या क्या था? तो वो था राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं धार्मिक कारण, सांस्कृतिक एवं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या होगा? तो तत्कालिक कारण जो है कि हम यहीं पर देखेंगे, सबसे क्रांति जो है कि सबसे ज्यादा लहर में आएगा वो होगा चर्बी वाला कारतूस। यहीं पे हम बातें करेंगे मंगल पांडे। यही बातें क्या करेंगे हम लोग? मंगल पांडे। लेकिन ये तो 1857 के समय में हुआ था, तो कोई भी क्रांति होने से पहले कोई रीजन रहा होगा। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। इसका अर्थ क्या आता है? परिवर्तन या बदलाव। बदलाव क्या होगा? क्या होता है? क्रांति का अर्थ होता है बदलाव कीजिए या परिवर्तन कीजिए या क्रांति कीजिए, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो 1857 के जो क्रांति हुआ था, इससे पहले हम बातें किए थे कि आखिर राष्ट्रवादी भावना आएगा तब तो आपस में सब भिड़ना शुरू करेगा अंग्रेजों से। नहीं, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार जो है कि पूरे भारत को, याद होगा औरंगजेब के मरने के बाद हम बातें कर रहे हैं, 550 प्रांत को किस प्रकार अंग्रेज धीरे 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 पूरा कब्जा करते चले गया। और हम पिछले क्लास में हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दिए हैं किस तरीका से वो जो है कि बंगाल से बढ़ते हुए कर्नाटक, मैसूर देते हुए जो है कि कर्नाटक, मैसूर, महाराष्ट्र, मराठा और दिल्ली, पंजाब की गद्दी तक जो है कि वो अपना शासन सत्ता जो है कि अधिकार में ले लेता है। ये राजनीतिक कारण कि पूरा अधिकार जब उसने ले लिया था, हम बताए थे कि बंगाल में ही 2 युद्ध था, एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। एक प्लासी का युद्ध, एक बक्सर का युद्ध। अब लिखना बंद कर, ठीक है, पहले समझ जा, इसके बाद अब नोट डाला हुआ था ताकि नोट इसलिए डाल देते हैं, इससे पहले आपको वीडियो रोक करके जो है कि हम टोटल बना दिए। इससे ये होगा कि समझाने वक्त जो है कि मुझे जो है कि कर्सिव ना हो जाए लिखावट में, आपको जो है यहाँ सही समझ में आ जाए, इसलिए हम इस चीज़ को जो है कि मेंशन पहले कर देते हैं ताकि आप समय से बच सके। अब जो है कि लिखना उतना बंद कीजिए सभी, ठीक है, समझिए से इसको सही से। समझाया बात? समझोगे तब तो। यहाँ जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी पे रहेगा ही नहीं तो हार्ड कॉपी पे क्या फायदा है। इसलिए सबसे पहले सॉफ्ट कॉपी पे ले लीजिए इस चीज को, तब हार्ड कॉपी आप घर में भी जाके बना सकते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए शांति ढंग से बैठिए, समझिए और देखिए। यहाँ पे याद होगा कि 550 प्रांत को अंग्रेज किस तरीका से मिलाते चले गया और मिलाने के बाद किस तरह पूरे भारत में अधिकार कर लेता है। और ये अधिकार शुरुआत था प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर युद्ध से। अंग्रेज ने पहला अपना जो कि अधिकार पूरा जो कि हम लोग के ऊपर जो कि लागू कर दिया था और भारत में जो पहला फौज जमा दिया था बक्सर युद्ध के बाद, बताए थे ना। और किस तरीका से जो है कि इस तरह मराठा, मैसूर, क्या कहते हैं कि राजस्थान देते हुए दिल्ली को अधिकार में ले लिया था। इन पिछले क्लास में पढ़े थे सब चीज। अरे बबनी कह रहे बंद करने के लिए नहीं समझ में आ रहा, नोट ही करना है, कर लेना, फिर इसमें कुछ हम नया चीज जोड़ेंगे। समझते ले पहले, तभी से दिए थे टाइम उतारने के लिए। समझो। तो 1857 की क्रांति जो होगी, तो क्रांति क्या होगा कि 1857 में जो है कि सब जो है कि भीड़ गया अंग्रेज से सीधा लड़ने के लिए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, कोई भी परिवर्तन, कोई भी लड़ाई होने का मतलब होता है, क्रांति होने का मतलब उसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई कारण होगा। अभी जाएंगे मुंह पे 2 चमेटा खींच देंगे, दिमाग सही हो जाएगा। पढ़ाने वक्त समझो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जितना शांति ढंग से बैठोगे समझोगे, ठीक है ना। अब तुम, ठीक है, तुम पढ़ाई वाला ही बातें करते हो, इतना पढ़ाई वाला बातें नहीं करना है अभी, ताकि हम इरिटेट हो जाए।
ठीक है, समझो इस चीज को। तो क्रांति होने का कोई रीजन रहा होगा, तो उस रीजन को हम कहते हैं कारण। ठीक है, रीजन जिसको बोलते हैं। ये कारण, क्रांति होने का कारण क्या था? ये राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण, इन सभी कारणों को हम जब एक एक करके पढ़ेंगे हमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसमें हम राजनीतिक कारण को पिछले वीडियो में, क्लास में हम इस चीज को मेंशन करके दिखाए थे किस तरह अधिकार किया है। पिछले वाला मैप में देखना मिलेगा, वो है ना। आपको हम मैपिंग सोर्ट से पढ़ाते हैं, मैपिंग थॉट से पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि आपको ज्यादा याद रहे। पिछला वाला मैप नहीं है, दूसरा वाला मैप है। ठीक है, आइए कल से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं राजनीतिक कारण। ठीक है, अब ये राजनीतिक कारण में कल किस तरीका से बताए थे कि बंगाल को अधिकार किया, फिर उसके बाद जो है कि कर्नाटक, मैसूर को अधिकार किया, किस तरह टिप्पू सुल्तान और हैदर अली उसके बेटे टिप्पू सुल्तान को जो है कि मार उड़ दिया, नहीं पूरा अधिकार ले लिया। अधिकार लेने के बाद जो है कि इसके बाद मैसूर के बाद हम यहीं पर पढ़ाए थे महाराष्ट्र के मराठा किस तरह कब्जा कर लिया था, या मैसूर में बताए थे 1798 में जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है कि सहायक संधि लाता है। क्या लाता है, याद है? लॉर्ड वेलेस्ली क्या लाता है? सहायक संधि। अब सहायक संधि क्या क्यों लाया था, इस चीज को हम समझेंगे। सहायक संधि लाता है और सहायक संधि के बाद जो है कि और एक पर एक राजा को जो है कि एक से एक राजा के साथ वो लड़ भी रहा है और साथ साथ अपने वो मिला भी रहा, अपना सत्ताधिकार उस पर दिखा भी रहा है, उसका अधिकार छीन भी रहा है। तो हम लॉर्ड वेलेस्ली यानी कि राजनीतिक कारण को समझते हैं हम लोग। तो राजनीतिक कारण में आते हैं हम, पहला यदि टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं राजनीतिक कारण को, तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला बात आता है कि राजनीतिक में क्या कारण था। तो राजनीतिक कारण में अंग्रेज ये चाहता था अपना नीति कि हम जब व्यापार करने के लिए भारत आए हैं, हम व्यापार के साथ साथ अपना जो है कि क्षेत्र पर विस्तार भी रखें। देखना, व्यापारी सब जो है कि वो चाहता है कि अधिकांश से अधिक क्षेत्र पर मेरा अधिकार हो और ताकि वहां तक हम व्यापार कर सके। ठीक है, सिंपल सी बात देखो, यदि बर्फ बेचने वाला ही कोई व्यक्ति यदि गांव घुसता है तो चाहता है कि गांव में कोई ना है, हम ही सिर्फ बर्फ बेचे। तो क्षेत्र बढ़ा करके क्षेत्र को मतलब बड़े क्षेत्र में जाएगा तब ना उसका ज्यादा बिक्री होगा। तो वो क्षेत्र, ये अधिकार जब ले लिया था उसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम जो है कि अपना साम्राज्य जो है कि वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? साम्राज्यवादी नीति जो है कि ये हमेशा जो है कि इस नीति से पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था, विस्तार से जो है कि कब्जा करना चाहता था। पहले आया था छोटे क्षेत्र पर व्यापार करने के लिए कलकत्ता, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अधिकार जमा लेता है। यानी कि इसके दिमाग में शुरू से ही था कि हम साम्राज्यवादी नीति से चलेंगे। साम्राज्यवादी नीति का अर्थ होता है जब कोई राजा या कोई शासक, ठीक है, वो युद्ध से, समझौता से जब अपना साम्राज्य एक छोटे क्षेत्र से बढ़ाते बढ़ाते युद्ध समझौता के साथ धीरे धीरे अपना जो है कि शासन बढ़ाते हुए, कई राजा को अपने साथ में मिलाते हुए, सबको युद्ध से मिला के, चाहे बल से, चाहे जैसे भी हो, बल से हो, चाहे उससे संधि करके हो, चाहे विवाह प्रस्ताव दे करके हो, जैसे भी उस सबको जो है कि युद्ध से, चाहे धमकी देके हो, वो अपने में मिला लेना और अपना शासन चलाना, वो कहलाता है साम्राज्य विस्तार। ठीक है, वो क्या कहलाता है? साम्राज्य विस्तार। तो अंग्रेज जब आया था वो भी सोचता था मेरा भी साम्राज्य क्या हो, विस्तार हो। तो राजनीतिक कारण में बताए थे किस तरीका से अधिकार जो है कि पिछले क्लास में बताए थे, लिया था उसने। अब उनमें से प्रमुख राजनीतिकवाद जो अंग्रेज था, उनमें दो अंग्रेज सबसे खतरा था, सबसे ज्यादा अहियात, सबसे ज्यादा जो दिमाग का जो है कि सातिर बुद्धि का दो अंग्रेज जो सबसे ज्यादा जो कि सफल रहा साम्राज्यवादी नीति को विस्तार करने में। ठीक है, उनमें से एक है लॉर्ड वेलेस्ली। नाम लगाते लॉर्ड लगाता है। लॉर्ड का अर्थ वहां पे देखोगे अंग्रेजी भाषा में लॉर्ड का मतलब भगवान होता है। ठीक है, लेकिन लॉर्ड शुरू से ही लाया गया है तो लॉर्ड बोलते हैं। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है कि वो अपने आप को भगवान कहता था। हम लोग का बताएंगे, हम सामाजिक और आर्थिक कारण जब बताएंगे ना, वहां समझाएंगे कि वो अपने आप को भगवान क्यों कहता था, वो हम आपको बताएंगे मैम। वो शुरू से ही जो है कि अपने नाम को जो है कि एकदम ऊंचा करके बोलने के लिए लोगों को कहता था।
तो लॉर्ड वेलेजली इतना साम्राज्यवादी नीति का बुद्धि का था कि मेरा साम्राज्य का विस्तार कैसे होगा, पूरे भारत पर अधिकार कैसे होगा। उस समय उसने क्या किया था, बता दे कि जब वो मैसूर पर अटैक किया हुआ था, टीपू सुल्तान मारा जाता है, याद है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है टीपू सुल्तान। तो उसके बाद 1798 ईस्वी में, 1798 में ना, 1798 ईस्वी में ही, ठीक है, क्या हो रहा है, 1798 ही था। साख संधि कब लाया था उसने, ठीक है ना, कल मैप पे भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो 1798 में आएगा, या मैसूर के बगल में बताया हूँ। अभी देख ले रे, अभी देख ले, घर में क्या करता है, भुट्टा खाता बैठ के। चलिए समझते हैं। तो 1798 में लाता है सहायक संधि, कौन लाता है, लॉर्ड वेलेजली। हम क्या बोले, साम्राज्यवादी नीति में दो अंग्रेज सबसे ज्यादा सफल रहा, ठीक है, ठीक है, लाइट ठीक है ना, ठीक है, दो अंग्रेज बहुत सफल रहा। उनमें से पहला कौन है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ये चाहता था जो राजा यहाँ है, 550 प्रांत प्लस की बातें कर रहे हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद वाला कहानी, जब ये समाज वृद्धि कर रहा है, तो ये राजा जो है कि सहायक संधि लाते इसलिए कि जो राजा अंग्रेज का यदि विरोध करेगा वो उससे युद्ध करेगा, यदि विरोध करेगा, क्या करेगा, विरोध करेगा तो युद्ध करेगा, ठीक है। यदि राजा विरोध करता है कोई अंग्रेज का, तो उसको उससे युद्ध लड़ना पड़ेगा। यदि विरोध नहीं करता है तब उससे क्या करना पड़ेगा, संधि के साथ मिल जाना पड़ेगा, मिलना होगा, संधि के साथ क्या होगा, मिलना होगा, उसमें विलय हो जाना होगा और पूरा शासन अधीन हो जाना होगा, अंग्रेज का पूरा शासन अधीन हो जाना होगा, ठीक है। यही था सहायक संधि। अब इस सहायक संधि में जितना भी राजा था, जो प्रांत के जितने भी स्वतंत्र राजा सब थे, तो अंग्रेज से जो डर गया तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा, संधि कर लेगा, संधि मतलब मिल जाना, ठीक है, वो तो मिल जाएगा। लेकिन कुछ राजा जो है कि विरोध जताया, तो विरोध जताया, जैसे मराठा से विरोध जताया तो युद्ध करा, पंजाब में भी विरोध सिखों ने किया, युद्ध किया उसने। लेकिन जो राजा विरोध नहीं किया और वो डायरेक्ट जाकर के क्या हो गया, मिल गया, तो यानी कि वेलेजली के समय में ये देखा गया कि जो जिसने विरोध किया, युद्ध में हारा होगा या तो जीता होगा, नहीं, हार हुआ तो क्या होगा, जीत। इसमें तो अधिकांश तो अंग्रेज जीता, किसी न किसी रूप से अंग्रेज नहीं जीत गया, विजय हुआ अंग्रेज ही। लेकिन जो संधि करके मिल गया था, तो राजा तो था पर शासन अधीन था, नहीं था, अंग्रेज शासन के अधीन था, पर राजा तो था, इसमें से इस नीति, ये जो नीति था वेलेजली का, इस चीज का तोड़ निकाला किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी, क्या हम बोल रहे हैं, हम ये नहीं दिखा रहे कौन सा अंग्रेज है, हम इसमें से साम्राज्यवादी नीति में दो अंग्रेज बहुत पॉपुलर रहा, एक लॉर्ड वेलेजली, एक लॉर्ड डलहौजी। इसके दिमाग में एक के बात था कि हम अधिकांश जो है कि व्यापार करने के लिए आए हैं तो मैक्सिमम धन कमाए, और धन कमाने के साथ साथ हम साम्राज्य का वृद्धि करें। साम्राज्य का जब वृद्धि करेंगे, साम्राज्य वृद्धि के साथ साथ हम अपना धर्म प्रचार प्रसार भी करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार भी करेंगे। इसलिए देखोगे भारत में धर्म के प्रचार प्रसार में देखोगे ईसाई धर्म जो है कि भारत में देखो केरल में, नागालैंड में, बहुत ऐसे क्षेत्र में जो है कि ईसाई धर्म काफी ज्यादा हमारे यहाँ है, नहीं है कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो 1848 से लेकर के 56 ईस्वी के बीच लॉर्ड डलहौजी, चलो समझते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो है कि देखो 1848 से लेकर 56 तक ये साम्राज्यवादी के साथ साथ धन को ज्यादा यहां से शोषण करने का प्रयास किया था। याद करो इसी बीच में
1848 और 56 के बीच में याद करो कि 1853 में 1853 ईस्वी में ये धान को लूटने के ख्याल से, खास करके धान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, ताकि सुख सुविधा होगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से ले जाने में, निर्यात करने में सुविधा होगा। ये एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक के बीच में जो है कि कच्चे माल को, भारी माल को उठाकर ले जाने के लिए इसने ट्रेन भी चालू किया था, रेल। अब प्लस इसी के समय में डाक भी आया था, पोस्ट ऑफिस जानते हो ना, चिट्ठी आई है। तो डाक और रेल जो है कि इसी के समय था, वो अपने सुविधा के लिए था, वो अपने सुविधा के लिए था। अब तुम एक बात को सोचो, वो तो निर्यात जो करता था, यहाँ जो कोई वस्तु लेके जाता था तो वो तो जहाज के माध्यम से लेके जाता था, पानी वाला जहाज, याद है ना, बड़े जहाज से लेके जाता था। तो बड़े जहाज में वहां पे सामान पहुंचाने के लिए, अब यदि इसको अवध को लूटना होगा, अवध के क्षेत्र से यदि उसे कच्चे माल लेके जाना होगा, तो वो भारी भरकम तो माथा बोझा का तरीका तो नहीं देकर मजदूर पहुंचा दो वहां तक। जो उत्पादन यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ नील की उत्पादन होते थे, अब नील तो बोझा कपार पे लेके नहीं जाएगा वहां पे, उसके लिए तभी साधन तो बैलगाड़ी। लेकिन भारी भरकम सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी भी तो समय लगाएगा, इसलिए उसने भारी भरकम सामान को ढोने के लिए पहली बार उसने ट्रेन चालू किया था। क्या चालू किया था? ट्रेन। वो तो महाराष्ट्र के अंदर शुरू हुआ था पहले, तो ट्रेन चालू किया था। क्या चालू किया था उसने? ट्रेन, यानी कि रेलगाड़ी। तो ये बातें हम बाद में देखेंगे, हमारा बातें यहाँ है राजनीतिक में, राजनीतिक बातें में है। इसके ध्यान में ये था कि जो राजा ही है पर अंग्रेज के अधीनस्थ है, ऐसे राजा का जो अधिकार है, जो राजा के नाम है, ये भी उसे पसंद नहीं था। इसलिए लॉर्ड डलहौजी ने लाया एक नीति, उस नीति को बोला गया, एक नीति लाया इसने, एक नियम लाया, उस नियम को बोला गया हड़प की नीति। क्या बोला गया इसने? क्या लाया इसने? हड़प की नीति लाया। क्या लाया इसने? हड़प की नीति लाया। क्या लाया इसने? हड़प की नीति लाया, यानी कि हड़पना। अब जैसे कि देखो कैसे हड़पे का, हड़पने का मतलब है कि बगल वाला का खेत है, ठीक है, देखा कि इतना दिन से जो है कि खेती खुला नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अचानक जो है कि जोतावाद दिए, बराबर कर दिए, मिला करके खेती करना शुरू कर दिया। पता चला कि 10 साल तक कोई कुछ नहीं किया है, कुछ आकर के बोलने वाला भी नहीं था। अब बलशाली थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हड़पता हमेशा बलशाली आदमी, कमजोर आदमी नहीं हड़पता है। जो बल वाला आदमी होता है, बल समझते हो, ताकत वाला, पैसे से हो चाहे जिससे भी हो, ऐसे आदमी जो है कि हड़पने का बुद्धि ज्यादा लगाता है। तो उस समय बलशाली होता चला गया था कौन? अंग्रेज। इसलिए वो हड़पने का नीति लगाया था। हड़पने का नीति भी कुछ अलग ढंग से था। क्या था? अंग्रेज तो देखो तो सहायक संधि जिसने अपना लिया था, तो राजा था, वो राजा था, प्रांत का, अपने क्षेत्र का राजा था, पर सहायक संधि अपना करके पूरा शासन के अधीन तो चला गया था अंग्रेज का। पर राजा भी राजा ना रहे, ये अब दिमाग लगा रहा है डलहौजी। राजा भी राजा ना रहे, वो राजा का नाम भी वहां से मिट जाए, इसलिए उसने दिमाग लगाया डलहौजी ने। डलहौजी ने क्या दिमाग लगाया कि उसने लाया हड़प की नीति। हड़प की नीति को हम व्यापगत का नीति भी सिद्धांत भी कहते हैं। व्यापगत का सिद्धांत क्या कहते से? व्यापगत का सिद्धांत क्या कहते से? व्यापगत का सिद्धांत। यदि पूछा जाए क्वेश्चन, बताओ व्यापगत का सिद्धांत किसने लाया? किसने लाया? व्यापगत का सिद्धांत किसने लाया? या पूछेगा हड़पने का नीति किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने लाया। हड़पने का नीति किसने लाया? लॉर्ड डलहौजी ने लाया। अब ये लॉर्ड डलहौजी जो है कि हड़प की नीति कहता क्या है पता है? हड़पने का नीति कहता था का इसने बोला था कि जो राजा, ठीक है, जो राजा अपने अंतिम शासन तक, यानी कि मरने तक, यदि उसका कोई संतान नहीं हुआ, ठीक है, यदि उसका कोई संतान नहीं हुआ, तो उसके मरने के बाद जो है उसका जो क्षेत्र है वो अंग्रेज के अधीन हो जाएगा। किसके अधीन हो जाएगा? यानी कि राजा के मरने के बाद वो पूरा क्षेत्र अंग्रेज के अधीन हो जाएगा, वो अंग्रेज का हो जाएगा। उस पे राजा का कोई भी अगला कोई पीढ़ी फिर आगे आएगा नहीं, ना उसका चचेरा, ना उसका कोई बेटी, ना
दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिया हुआ बेटा भी कोई राजा बन सकता है। यानी कि राजा के मृत्यु तक, यानी कि यदि किसी राजा का संतान नहीं है, ठीक है, उसके मरने के बाद उसका क्षेत्र अधीन हो जाएगा अंग्रेज का। किसका अधीन हो जाएगा? अंग्रेज का। पूरा पूरा नामो निशान राजा का वहां से क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। देखो तो उसने प्रांत से एक राजा का नाम मिटा रहा है। हड़प नीति ने राजा का नाम मिटा रहा है। यानी कि जिस राजा का कोई संतान नहीं होगा, बेटा नहीं हुआ जन्म, बेटी जन्म लिया, तो बेटियों को वो राजा महारानी नहीं बनाया जाएगा। ना बेटी को ना दत्तक पुत्र, यदि कि राजा मरने वाला किसी गोद ले लिया, हम इसको बेटा मानते, तब मेरा उत्तराधिकारी यही होगा। उत्तराधिकारी मतलब होता है कि मेरे शासन के बाद मेरे गद्दी पर बैठने वाला अगला पीढ़ी जो राजा बनेगा, समझ में आया बात? उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। कैसे? ठीक है, मेरे मरने के बाद, राजा के मरने के बाद मेरा उत्तर का अधिकार जिसका होगा वो उत्तराधिकारी कहलाता है। तो इससे उत्तराधिकारी कौन कौन नहीं बन सकता था? ना उसका बेटी या ना कोई दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया बेटा। दोनों में कोई नहीं बन सकता था, दोनों में कोई नहीं बन सकता था। तो कौन बन सकता था? सिर्फ संतान ही उसका। पर संतान नहीं है तो ऐसे में से हड़प लिया जाएगा। मरने के राजा मरने के बाद क्या हड़प लिया जाएगा। और हड़पने यही था हड़प की नीति। यही क्या था? हड़प की नीति। समझ में आया बात? दिमाग में बैठा ये बात? अब हड़पने की नीति में सबसे पहला इसका निशाना रहा महाराष्ट्र के अंदर। क्या रहा? महाराष्ट्र में सतारा एक जगह है। सतारा एक क्षेत्र था। देखो उस समय अलग अलग प्रांत छोटा छोटा होता था। राजा छोटे छोटे अधीन के छोटे छोटे थे। नहीं बोले 550 था, छोटा सा हुआ। 550 प्लस था तो छोटे छोटे हुआ। 550 562 था सब मिला के। औरंगजेब के मरने बाद कितना बना था? 562। उसके बाद मुगल पूरा टूट गया था। इन्हीं में से कौन था? सतारा। अब ये सतारा जो देख रहे हो महाराष्ट्र के अंदर है, छोटा सा प्रांत है ये। सतारा का राजा अप्पा साहब थे। कौन थे यहाँ पे? अप्पा साहब। यहाँ लिखा हुआ कहीं पे लिखे है ना, अप्पा साहब। कौन थे? अप्पा साहब। और ये अप्पा साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अप्पा साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो सबसे पहले जो है कि जैसे अप्पा साहब मरता है 1848 में। 1800 देखो हम जितना भी कारण पढ़ेंगे ये टोटल देखना 1857 से पहले की बात पढ़ रहे हैं तब ना क्रांति होगा यहाँ पर। तो क्रांति होने का रीजन है कोनो आदमी उबेगा, अंग्रेज से असंतोष की भावना यहाँ आएगा, तब ना फिर भिड़ेगा। अब भिड़ेगा 1857 के समय सब भिड़ जाएगा। वो भी एक साथ भिड़ता तो मजा आता, लेकिन एकांकी भिड़ा था, इसलिए जो है ना उसने सबको परास्त कर दिया था। 1857 की क्रांति जो है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम होकर भी चुपचाप हो गया, फिर दब गया था। तो इसलिए राष्ट्रवादी भावना में एक चेतना उदय बहुत बड़ा काम करता है। कौन? 1857 की क्रांति। इसलिए हम रीजन से 1857 क्रांति पढ़ते हैं। 1857 क्रांति एक ऐसा क्रांति है कि इससे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आता है परीक्षा में। असल में स्वतंत्रता संग्राम के समय में हम लोग जो है कि महात्मा गांधी के समय में बच्चे सब महात्मा गांधी के रीजन के समय में झांसी की रानी को जोड़ देता है। जब नारा लगाता है झांसी की रानी, ये क्या कहता है कि महात्मा गांधी, सब वो सोचता है कि सब वही 1947 के समय में सब था। ऐसा नहीं है, ये 1857 क्रांति के समय में है। ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। यहीं पर जो है कि दबा देगा, कुचल दिया जाएगा। पहली बार जो है कि पहला बार जो हम लोग राष्ट्रवादी भावना लेकर के भिड़े थे अंग्रेज से, यहाँ पर हम लोग को दबा दी जाती है, कुचल दी जाती है। 1857 क्रांति का फाइल बंद कर देता है अंग्रेज, फिर से शासन करता है हम लोग के ऊपर में। यही कारण पर 1857 क्रांति फिर होने का रीजन क्या था, रीजन से पहले कारण क्या था। यदि इस कारण को आप समझोगे तो पुनः जब हम आजादी पाएंगे 1947 के समय में, यही सेम आजादी के से पूर्व की कहानी इसी प्रकार से हम फिर से पढ़ेंगे। 1857 से जोड़ के पढ़ेंगे। इसलिए 1857 से पूर्व से हम पढ़ाना शुरू किए हैं। और जैसे हम फिर आजादी पढ़ाएंगे, महात्मा गांधी युग लाएंगे, तब पूरा सीक्वेंस तुमको समझ में आएगा। ओ जो कारण उधर था वही कारण इस बीच में भी है। तब कारण समझ में आएगा, तब तुम्हारा दिमाग सही होगा। ठीक है, आपको सही समझ में आएगा। आर्थिक कारण जब पढ़ाएंगे तब तुम्हारे दिमाग में आएगा ओहो सही बात था ऐसा। पहले राजनीतिक कारण देखते हैं। तो अप्पा साहब मरता है जैसे ही सतारा में, तुरंत सतारा को हड़प लेता है। इसलिए जो है कि अंग्रेज ने जो है कि सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है, कि अंग्रेज ने हड़प नीति के तहत जो है कि सबसे पहले किसको हड़पा था? सतारा को। किसको? ठीक है, सतारा को।
अब इसके बाद देखोगे सतारा के बाद, सतारा के बाद उसके बाद देखोगे 1849 में, 1849 याद करो कि ये डलहौजी 1848 से कब तक है, देखो आने के साथ देखो अपना काम शुरू कर दिया है, नहीं किया है। तो 1849 में जो है कि जैतपुर को, किसको, जैतपुर, जैतपुर यहाँ यूपी में है, कहाँ पे जैतपुर है, यूपी में है, ठीक है। जैतपुर को जो है कि वो जो है कि हड़प लेता है। देखो इसका मतलब है कि जैतपुर में, अब सबको नहीं देखना है, मेन तुम्हारा यही है सतारा, ठीक है, इसलिए पहला है, इसलिए इसका महत्वपूर्ण है ये। पहला में कौन है तुम्हारा, सतारा, सतारा में जो है कि इसका राजा कौन था, पापा साहब, मरने के बाद इसको हड़प लेता है ये कौन, लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद जैतपुर, जैतपुर को 1849 में हड़प लेता है। वही कहानी, मरा होगा, संतान कोई नहीं होगा, और ना उसका बेटी बन पाया और ना ही उसका कोई दत्तक पुत्र होगा, ना वो दोनों में कोई नहीं बन पाया, उसका भी अधिकार क्या कर लिया, छीन लिया, हड़प लिया। यानी कि दूसरा कहानी, दूसरा में कौन आया, एक में ये, दो में कौन आया, जैतपुर, कौन आया, जैतपुर, दूसरा कौन था, जैतपुर, दूसरा कौन था, जैतपुर। इसके बाद देखिए 52 के करीब में आइए, कहाँ ये 52, इसमें और भी बहुत सारा क्षेत्र है, इसमें हम कुछ ही पॉइंट्स लाए हैं। 1852 में कुछ करीब में उदयपुर, राजस्थान में देखो उदयपुर दिखाई देगा, है उदयपुर, है उदयपुर, देखो है उदयपुर। तो ये उदयपुर को भी उसी आधार पर जो है कि हड़प लेता है, यानी कि जिस प्रकार सतारा को, जैतपुर को, उदयपुर को, क्या कहते हैं, झांसी को, क्या कहते हैं कि संबलपुर को और ये देखोगे ना, जैतपुर और संबलपुर दोनों एक साथ हड़पा था उसने, जैतपुर और संबलपुर को। ये देखो जैतपुर यहाँ है, यहाँ जैतपुर, ये भी क्या है, संबलपुर, इसको भी 1849 में हड़पा था। कब हड़पा था, जैतपुर और संबलपुर दोनों, संबलपुर उड़ीसा में है, उड़ीसा का जो राजा होगा संबलपुर में, उड़ीसा में जो संबलपुर था, देखो अभी राज्य बहुत बड़ा है, तो तभी एक के राज्य के अंदर बहुत सारा प्रांत आ जाता था, ठीक है ना, छोटा छोटा क्षेत्र का राजा होता था। तो संबलपुर का जो राजा था उसका भी कोई संतान नहीं होगा, उसको भी उसी आधार पर क्या किया था, हड़प लिया, हड़प लिया तो पूरा अधिकार उसका हो जाएगा। उसके बाद जैतपुर में भी राजा वही होगा, हड़प लिया इसको भी। चलो यहाँ पे आगे जैतपुर, उदयपुर को भी उसी तरीका से। सबसे बड़ा फर्क कहानी यहाँ है झांसी, ठीक है, झांसी 1853, या तो 1853 में हड़प रहा है, जैसे हड़पेगा तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पर जो कि भिड़ेगा, इसलिए जो कि महात्मा क्या कहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई जो भिड़ेगा ना। 1857 क्रांति में एकमात्र एक ऐसी स्त्री थी, और भी है बताएंगे, एकमात्र एक ऐसी स्त्री थी अपने बच्चे को एकदम पीछे बांध करके जो तलवार से लड़ी थी, ठीक है, इतना साहसी ये महिला थी, समझ में आया बात। इसलिए महारानी इतना साहसी थी, इसके बारे में हम विशेष हम पढ़ते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थे, हम जो है कि पढ़ते हैं कविता से, नहीं पढ़ते हैं, याद किए होंगे, पर आप 26 जनवरी भाषण ताषण में सब जो है कि कविता के रूप में आप लोग दिए भी होंगे ना, माइक के आगे खड़ा होकर के ना। चलिए 1853 ईस्वी में झांसी एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है, वही हुआ एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश में झांसी है, ठीक है, झांसी है कहाँ, मध्य प्रदेश। देखोगे झांसी जो है ना, झांसी मध्य प्रदेश में ना है, झांसी एमपीएम अति में, यूपी में ही है, ठीक है, हाँ यूपी में ही झांसी है, ठीक है, जस्ट ग्वालियर के जस्ट बगल में, जैसे लगता है मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, ग्वालियर के जस्ट बगल में ही है। ये इसका एमपी में क्या है थोड़ा सा बताते हैं आपको, एमपी में क्या है। जब महारानी मरी थी ना, एमपी में इसका ग्वालियर नाम का जगह है, ग्वालियर, ग्वालियर में ही इसका समाधि स्थान है, ठीक है, क्या है यहाँ इसका समाधि स्थान, ठीक है, एमपी में इसका है, जस्ट ग्वालियर, देखोगे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ मैप में देखो, है देख रही है, यहाँ ग्वालियर है, जस्ट बगल में इधर है झांसी, रोकता क्यों है, उससे क्या दिक्कत, छोटे मोटे जब बता रहे हैं ना, पॉलिटिकल बेस पे बता रहे हैं आप लोग, फिर आपको बताइए ना, ठीक है। तो ग्वालियर और झांसी, देखो ग्वालियर जो है ना, ग्वालियर का एक फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट है, ठीक है, लास्ट टाइम में जो महारानी जो है ना कि लक्ष्मीबाई ग्वालियर के जो है कि फोर्ट में चले गए थे, फोर्ट मतलब किला, ठीक है, वहाँ लड़ते हुए मर गई थी, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग, है आप देखो यहाँ है ग्वालियर, यहाँ बगल में कौन सी है, झांसी है, ठीक है, एमपी का कुछ एरिया पड़ता है इसे करके, और फिर इधर झांसी पड़ जाता है, इधर झांसी है, यहाँ पे ग्वालियर है। चलो समझते हैं हम आगे।
तो ये झांसी 1853 में झांसी 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 जो था ना, झांसी एक राजा, उसका नाम था गंगाधर। क्या नाम था? राजा गंगाधर राव। गंगाधर राव, क्या नाम उसका? गंगाधर राव। क्या नाम है? झांसी का राजा था राजा गंगाधर राव। ठीक है, तो राजा गंगाधर राव जो था, इसका भी कोई उत्तराधिकारी संतान नहीं था। इसे कोई उत्तराधिकारी संतान नहीं था। तो अब जो इसके मरने के बाद जो है कि अंग्रेज दिमाग लगा रहा था कि जो राजा मरेगा उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, पहले रेडी करता था, ये मरने के बाद वो अधिकार में हो जाएगा। अब पूरा विशेष रूप से ध्यान रहता था, जैसे मरेगा तैसे ही कब्जा कर लेंगे। जैसे गंगाधर मरता है तब झांसी पर कब्जा करना स्टार्ट करता है। झांसी पर कब्जा करने के लिए अब इस चीज का विरोध जताने के लिए जो उसकी पत्नी, इसकी बहुत साहसी थी ये महारानी लक्ष्मीबाई। देखो लक्ष्मीबाई जो थी ना, इसका जन्म लक्ष्मीबाई का बनारस में हुआ था। वाराणसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते सर? वाराणसी। बनारस में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बनारस की थी ये, इसको वाराणसी बोलते हैं लोग। क्या बोलते से? वाराणसी बोलते हैं। तो वाराणसी में जन्म ली थी, और ये वाराणसी में इतना साहस बालिका थी ये, बचपन से ही जो ना पूरा साहस थी। इसे बचपन के इसका नाम मनु था। क्या नाम था इसका? मनु। क्या नाम है? मनु। लेकिन यदि इसका मनु देखोगे ना, इस दुलार से प्यार से शॉर्ट नाम हुआ मनु। लेकिन इसका यदि था ना, इसका नाम था मर्निका, नाम था इसका अति मणिकर्णिका। क्या नाम इसका? इसका बचपन का नाम था, लेकिन इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? मनु। क्या बोलते हैं? मणिकर्णिका नाम था। ठीक है, अब इसका विवाह जो हुआ झांसी में हुआ। कहाँ हुआ? यानी कि इसका ससुराल कहाँ था? झांसी। झांसी के राजा कौन था? राजा गंगाधर राव। इसी के साथ इसका विवाह हुआ। ठीक है, विवाह होने के बाद जो है कि ये अब जो है कि यही हड़प नीति का शिकार हो गया ये। जैसे शिकार होता है तो जो है कि महारानी लक्ष्मीबाई इससे जो है कि काफी संघर्ष करती है, अंग्रेजों से पूरा लड़ती है। लड़ते लड़ते जो है कि शहीद हो जाती है 17 जून 1858 ईस्वी में, जो कि ये मर जाती है। युद्ध करते हुए क्या आती है? मर जाती है। और इतिहास के पन्नों में जो है कि ये जो है कि एक साहसी महारानी के रूप में जो है कि जब तक धरती रहेगा, सूरज चांद रहेगा, तब तक महारानी लक्ष्मीबाई सबका यहाँ पे इतिहास में नाम रहेगा। नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। हमारे इतिहास से इन लोग का नाम कभी मिट सकता है नहीं, क्योंकि ये आजादी से पूर्व ही जो है कि 1857 क्रांति में बहुत बड़ा साहसी जो है कि बल इसने दिखाया था। इसके साथ साहसी महारानी थी कहाँ, और दिखाएंगे आगे, देखते हैं पॉइंट्स। ठीक है, 1854 में जो है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर है। ठीक है, तो 1854 ईस्वी में नागपुर को भी अपना लिया। सबसे बड़ा हद तब हुआ 1856 में। सबसे बड़ा हद तब हुआ 1856 में। क्या हद हुआ पता है? हड़प नीति जो कह रहा था कि चलो राजा का पुत्र न है, ना उसका बेटी है, ना तो उसका उत्तराधिकारी, कहते हैं कि ना उसका कोई दत्तक पुत्र राजा बनेगा। चलो भाई ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा हद हुआ अवध के साथ। ठीक है, अवध है यूपी में। ठीक है, अवध का यूपी में, अवध कुछ क्षेत्र बताएंगे। यूपी एक मगध है, मगध जो है कि बिहार कहलाता है। तो हम साथ वहाँ पे अवध के बगल में हम पिछले वाले टॉपिक्स में हम लिख दिए, थोड़ा बिहार लिख दिया बगल में। ठीक है, देखो अवध क्षेत्र जो था ना, कुछ बिहार का जो है कि एरिया में से आता है। चलिए अवध में क्या था? अवध का राजा, ध्यान देना है, अवध का राजा जो था उसका नाम था राजा वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह, वाजिद अली, क्या नाम था उसका? राजा था उसका वाजिद अली। कौन था? वाजिद अली। उस समय वाजिद अली राजा था। तो वाजिद अली जो था ना, इसका संतान था। आप देखो तो संतान है, यदि अवध का है, संतान यदि है, तो क्या इसके ऊपर हड़प का नीति लागू हो सकता है? क्या हो सकता है? हड़प का नीति नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेज ने सबसे बड़ा हद क्या कर दिया कि वाजिद अली शाह का संतान रहते हुए भी अवध को हड़प लिया। कौन आधार पर? कहा कि वाजिद अली शाह जो है ना, सही शासन नहीं करता, ये कुशासन काम करता है। ये राजा जो है कुशासन करता है, शासन का सही प्रयोग नहीं करता है। ये जो है कि जनता पर जो है कि पूरा अत्याचार करता है। कुशासन बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? अंग्रेज ने एक इस पर जो है कि लगा दिया, क्या इस पे लगा दिया, एक मोहर लगा दिया। कौन सी का? कुशासन का। किसमें लगा दिया? इस पे कुशासन के आधार पर। कुशासन के आधार पर कहा कि राजा सही नहीं है, या कुशासन के आधार पर जो है किसको क्या कर दिया? इसको जो है हड़प लिया।
ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा बता तो कि हड़प नीति के तहत जो है कि किसे कुशासन का जो है कि कुशासन मतलब के आधार पर किसे हड़प लिया है? लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर किस क्षेत्र को हड़प लिया? अवध को। किसको? सबसे पहले किसको हड़पा था? कुशासन के आधार पर किसको हड़पा था? यही तुम्हारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना सब पॉइंट्स में देखोगे, सबसे बेहतर पॉइंट तुम्हारा निकला पहला कौन? सतारा, एगो तो महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये हम बातें करेंगे विशेष रूप से, हम आएंगे इस पॉइंट फिर से। और अवध को उसने जो है कि संतान रहते हुए भी अधिकार जमा दिया, हड़प लिया। तो बताओ तो वह कौन सा राजा था जिसको संतान उत्तराधिकारी बनता भी लेकिन फिर भी उसको हड़प लिया अंग्रेज ने? वाजिद अली सर। ठीक है, इसका पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। हाँ, बेगम हजरत महल था। इसको तो हम देख लेंगे। ठीक है, हाँ यही नाम था, हजरत महल। ठीक है, तो वाजिद अली शाह के संतान रहते हुए भी इसको क्या कर लिया? अधिकार दे दिया। ठीक है, इसके बाद दूसरा हाथ यहाँ पे हो गया, कहाँ? दिल्ली में। कहाँ हो गया? दिल्ली में। यहाँ दिल्ली पे उस समय दिल्ली जो था ना, राजधानी दिल्ली क्या है? राजधानी। तो राजधानी पर जो है कि पहले से राजा कौन था यहाँ? मुगल था ना, मुगल। औरंगजेब मरता है तो उसके बाद, औरंगजेब के मरने के बाद फिर भी उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी रहा था ना, लेकिन उतना पावरफुल था नहीं उस समय। इसका यहाँ का बहादुर शाह, बहादुर ना है जी, ठीक ना, दिल्ली के मुगल बादशाह कौन है? सम्राट बहादुर। हाँ ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। आप ध्यान दो, इस यहाँ पर भी उत्तराधिकारी मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो भी नियम अब धीरे-धीरे क्या कर दिया? हड़प की नीति में जो नियम उसने बोल के किया था वो भी हटा दिया अंग्रेज ने। है सत्ता, इसका विस्तार होते जा रहा, साम्राज्य में विस्तार होते चले जा रहा, अपना नियम लगाते चले जा रहा। तो हद तक और कर दिया क्या? दिल्ली में मुगल बादशाह राजा जो था उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। क्या नाम था? आधिकारिक रूप से ध्यान देना, मुगल का अंतिम राजा अंग्रेज इसको बोला। पूछता है कि मुगल वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? लिखित रूप से अंग्रेज यहीं तक माना है, अंग्रेज ने यहीं तक माना है मुगल का अंतिम बादशाह यही होगा। अब इसके बाद नहीं होगा, सीधा बोल दिया क्या बहादुर शाह को? आप जो है ना, आप जो है कि देखिए यहाँ आप जो दिल्ली में है, दिल्ली का लाल किला देखियो, झंडा जहाँ फहराता है वही लाल किला में सब परिवार रहे थे। ठीक ना, तो दिल्ली के लाल किला में, दिल्ली के लाल किला क्या था? शाहजहां बनवाया था। ठीक है ना, तो वही लाल किला में सब परिवार रहता था दिल्ली में। दिल्ली बड़ा विकसित क्षेत्र था, व्यापार वाणिज्य का सबसे बेहतर, आयात निर्यात का सबसे बेहतर जगह था। और इसलिए जो है कि बड़े बड़े जो देखोगे राजा महाराजा, जो जितना भी सत्ता अधिकारी, जितना भी राजा रहे, सब दिल्ली को कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो दिल्ली के गद्दी पर बैठा हुआ था कौन? बहादुर शाह द्वितीय, मुगल राजा था ये। अब बोल दिए थे कि सब तो अलग अलग राजा सब आजाद करिए दिया था, जैसे टुटपुंजिया राजा सब था वैसे ये फिलहाल अभी है। हाँ, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम राजा के रूप में है भी। ठीक है, इसके बाद भी हुआ राजा हुआ, पर अंग्रेज ने फरमान देकर के कहा कि नहीं मानेंगे, मन में नहीं करेंगे राजा अब है। तो क्या कर दिया? कह दिया अब से, डलहौजी बोल रहा है, अब से जो है कि आपके बाद जो है कि कोई अब मुगल राजा नहीं होगा। बोल दिया कि जो है आप ही अंतिम मुगल राजा हैं, आप ही तक मुगल राजा अंतिम मानेंगे। अब यहाँ से आप भी अपना झोला जटा उठाइए, कोना में कहीं पे जाकर रहिए। ठीक है, राजा का अधिकार क्या हो जाएगा? खत्म। राजा का अधिकार, मुगल जो राजा अगला गद्दी पर बैठने वाला होता, सबका अधिकार कर दिया पूरा खत्म, पूरे समाप्त। इसलिए पूछता है कि मुगल का जो मुगल सम्राट पढ़ाएंगे, इससे पहले मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं हम लोग वो चीज। ठीक है ना, याद होगा मुगल जो 1760 ईस्वी में हम बताते थे औरंगजेब के बारे में, नहीं मृत्यु, इसी मुगल, यही मुगल का राजा था। ठीक है, यहीं से शुरू होता आधुनिक इतिहास, इससे पहले है मध्यकालीन भारत होता है। ठीक है ना, वहां पर हम पढ़ते हैं क्या? सल्तनत काल पढ़ते हैं। ठीक है, और कासिम मीर कासिम के बारे से हम पढ़ते हैं।
सल्तनत काल में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इल्तुतमिश पढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं, वो सब चीज़ अलग चीज़ है, ठीक है। तो इससे पहले वाला राजा जितना भी था उधर चले जाता है, उधर पढ़ते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहीं से ना हम लोग इतिहास को पढ़ना शुरू किया है मध्यकालीन भारत में, यहीं से हम थोड़ा आगे तुमको पढ़ाने का समझाने का प्रयास किए हैं। तो इसमें से यही अंतिम जो औरंगजेब के मरने के बाद जो अंतिम गद्दी पर बैठने वाला कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। कहते अब से आपका राजा का अधिकार क्या हो जाएगा? समाप्त। इसलिए मुगल का अंतिम राजा किस लिए? बहादुर शाह द्वितीय। अब बोलोगे सर मरा तो यहाँ पे बोले थे औरंगजेब। औरंगजेब बहुत बड़ा साम्राज्यवादी राजा था, मरने के बाद का साम्राज्य बचा नहीं, अपने आप में सब छोटका छोटका जितना भी अधिकारी सब लोग था उसका जो कि क्षेत्र को जो है कि जिस क्षेत्र में जो है कि औरंगजेब जो अपना अपना प्रमुख वजीर को यानी कि वजीर मतलब हो गया उसका शासन का चलाने वाला व्यक्ति सब, बड़े अधिकारी सब जो उसके शासन को चलाता था, वही लोग आपस में क्या कर लिए थे? छोटे छोटे प्रांतों में आजाद कर लिया था अपने आप में। तो उनमें से जो है कि गद्दी पर बैठने वाला अंतिम बहादुर शाह द्वितीय था, और अंग्रेज ने प्रमाणित कर दिया कि अब आपके बाद कोई मुगल राजा होगा नहीं। इसलिए क्वेश्चन खूब पूछता है कि मुगल वंश का सबसे अंतिम राजा किस लिए? ठीक है, और बोल दिया कि आपके बाद अब कोई राजा नहीं होगा। हाँ, लेकिन होगा क्या? आपके बाद जो है कि पहला बात बोल दिया आपके बाद कोई राजा नहीं होगा, लेकिन आप जो दिल्ली के लाल किला में है, लाल किला खाली कीजिए। राजा का अधिकार खत्म नहीं कर रहा है, लाल किला खाली कर दीजिए, और यही दिल्ली में जो है आप ही का बनाया हुआ जो है कि आपके पूर्वजों के द्वारा बना हुआ जो है कि कुछ जगह है जिसको हम बोलते हैं कुतुब मीनार। क्या बोलते हैं? दिल्ली में कुतुब मीनार है कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार वाला जब जाओ दिल्ली जब जाओगे ना तो एरिया में देखोगे कुछ बिल्डिंग उल्डिंग का जो है कि अभी कुछ धरोहर पुराना सा टाइप का है, उसी एरिया में कुछ छोटा सा जगह था, ताकि सब यहाँ से झोला झट्टा उठाइए और जाकर के कुतुब मीनार का छोटा सा जगह है वहीं जाके सब शिफ्ट हो जाइए, वहीं जाके रहिए। अब आपको लाल किला खाली करना पड़ जाएगा, इसलिए लाल किला खाली करवा देता है। ठीक है, लाल किला खाली करवा दिया, देखो अधिकार हो गया दिल्ली पर, नहीं हो गया पूरा पूरी, यहाँ से भी खत्म। अब बहादुर शाह को क्या कर दिया? लाल किला में जाकर के शिफ्ट करवा दिया। देखो तो यहाँ से भी कुतुब मीनार में, लाल किला से निकाल कहाँ कर दिया? कुतुब मीनार में। वहीं का छोटा सा जगह है, वहीं सब परिवार रहिए, अपना मौज काटिए, जितना भी जो है वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में ऐसा होगा, ध्यान देना, लास्ट में ऐसा होगा 1857 क्रांति में जब सब राजा युद्ध करेगा तो यहाँ से बहादुर शाह जफर भी क्या करेगा? बहादुर शाह द्वितीय भी क्या करेगा? युद्ध करेगा। ठीक है, अंतिम क्षण में इसको देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने राजनीतिक कारण में देख रहे थे कब कब किसको किसको उसने हड़पा और कैसे कैसे कहां पर उसने नियम लागू किया। क्या हड़प नीति समझ में आया? ये था राजनीतिक। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या? अब पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक कारण। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। आइए आर्थिक कारण को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? हम इस चीज को थोड़ा सा मिटाएंगे, फिर आर्थिक कारण आपको हम बताते हैं। टाइम कितना हो गया? और टाइम एक्सेस हो गया। हम सोचे थे कि आज आर्थिक कारण भी पूरा बता देंगे, आज आर्थिक कारण भी होने पाएगा, वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगा। तो आर्थिक कारण को कुछ बातें करें कि कल की क्लास में कर दें टोटल, ठीक रहेगा ना? तो समय भी एक्सेस हो रहा है, वीडियो भी लॉन्ग तो नहीं गया होगा आज हम बहुत शॉर्ट लेने का, हाँ, तो प्रयास करेंगे। तब कल ही पढ़ते हैं आर्थिक कारण। कल ये बड़ा बेहतर सेक्शन है। ठीक है, एक टॉपिक्स अंत हुआ और बेहतर ढंग से हुआ। ठीक है, हम कल आर्थिक कारण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक कारण। एक वीडियो आर्थिक कारण का होगा। ठीक है, कल हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, बेहतर रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी ऑनलाइन वाले बच्चे को, अभिभावक को, जिसे आप सबको यदि अच्छा लगा होगा ये समझाने का तरीका मेरा, तो आप लोग से अनुरोध यही रहेगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए, और बेहतर यदि लगता है तो शेयर भी कीजिए। और अपने आसपास में यदि कोई बच्चे पढ़ने वाला है, पढ़ाई पे काफ़ी रुचि रखता है, क्योंकि अधिकांश आजकल देखते हैं बच्चे को सोशल ज्ञान काफ़ी कम है, इसलिए हम जो है कि सोशल चीज़ों को ज़्यादा हम लेकर आते हैं बच्चों को, ताकि इसको समझ में आए। इसलिए आपके सगे संबंधी में अपने आसपास के बच्चों को सिखाने का जो सबसे बेहतर उपाय जो है कि यदि आप इसको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, दिखाते हैं यूट्यूब पे, जो है कि बच्चे बेहतर समझेगा, और हम भी प्रयास रखेंगे बच्चे को काफ़ी बेहतर ढंग से समझाने का। इसलिए आप शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए। ठीक है, आप सबको धन्यवाद।